लास्ट क्लास में सम रूल हमने डिस्कस कर लिया था। Am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सम रूल डिस्कस किया था ना कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और उनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और व्हाट इज द डायरेक्शन, ये कर लिया था ना। तो जो रिजल्टेंट है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी मॉड ऑफ सी या मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला आया था बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जो रिजल्टेंट का एंगल है वो उसका क्या फॉर्मूला आया था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा हाँ, अपॉन a प्लस b cos थीटा। बहुत बढ़िया। यानी अगर रिजल्टेंट को अगर हम लोग सी कहें तो सी जो कि ए प्लस बी है, तो अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, अब जानते हो अब इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज इफ थीटा इज जीरो? अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये दोनों रिजल्ट क्या क्या हो जाएंगे, बता सकते हो? तो जीरो। हाँ, नहीं, थीटा अगर जीरो हो जाए यानी दोनों थीटा जीरो का प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा? ए व्हाट और इज द बी प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ द थीटा बीइंग जीरो? ए और बी वेक्टर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। हाँ, यानी एक ही तरफ होंगे। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? If the two vectors are say in the same direction, what is the magnitude of resultant and what is the direction of resultant? यानी ये जो दो फार्मूलाज हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इफ थीटा इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड? सी क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट ए वी स्क्वायर कॉल इट स्पेशल केसेस। बी। हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? सर वन। वन। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो क्या आंसर आएगा? सर ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। बिल्कुल जीरो। इसका मतलब ऑब्वियस है, अगर दो वेक्टर एक ही तरफ लग रहे हैं तो रिजल्टेंट भी उसी तरफ होगा। यस सर। तो उनमें किसी के साथ भी क्या एंगल होगा? जीरो होगा। इसको इन सबको स्पेशल केसेस बोलते हैं। तो कुछ 4-5 स्पेशल केसेस होते हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन, यानी ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन, ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन। तो रिजल्ट क्या है हमारा? ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सीधा सम हो जाएगा और जो एंगल होगा जीरो हो जाएगा, यानी उन्हीं की तरफ होगा। राइट, क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरा स्पेशल केस है अगर ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो क्या होगा? ये क्लियर हो गया तो इसको हटा दूं मैं, नोट करते चले जाना। स्पेशल केस 1 इज थीटा इक्वल टू जीरो, यानी ए एंड बी इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है सम हो जाएगा और जो डायरेक्शन होगा उन्हीं की तरफ होगा। ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो ये केस 1 हो गया। अगर तुम कहो तो मैं इसको हटा दूं तो दूसरे केस पे चला जाऊं। यस सर, हटा दो। ओके, सो आई मूव टू केस 2। नोट करते चला जाना तुम लोग, ठीक है ना भाई? केस 2 ये है। केस 2 क्या क्या है देखो। मैं सिर्फ
वही पार्ट हटा रहा हूँ जिसको हटाने से मेरा काम चल जा रहा है। ठीक है भाई। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए एंड बी आर इन व्हाट? opposite direction. Sir, opposite directions. सी क्या होगा? ए माइनस बी if a greater than b. यहाँ दो केस बन जाएगा। देखो, थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? जो दोनों में से बड़ा होगा। यानी अगर ए बड़ा होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ए की तरफ, क्योंकि अल्फा मैंने ए के साथ लिया है ना। और अगर बी बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? बी बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? b minus a. बी बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? b बी minus. माइनस, यानी ए के साथ कितना? एक साथ 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ये दूसरा स्पेशल केस हो गया, सेकंड स्पेशल केस। Sir, Okay. am I audible? Yes, yes. Yes, Yes, tell me. Sir, I had a power cut. Could you please, sir, explain this once again? I was not there. Okay. अभी ये जो पार्ट 2 है, इसमें ए एंड बी के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री, यानी थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री, यानी ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. यानी the two vectors whose resultant I want to get are in opposite direction. So angle between the two vectors are 180 degree. Is that clear? It practically means A and B are in opposite direction, right? Yes, sir. So the resultant is A minus B if A greater than B, and obviously resultant is towards A. And if B is greater than resultant is B minus A, and resultant is towards B, that means at an angle of 180 degree with A. ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो इसी को सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डन? Yes, sir. Sir, ये C is equal to A minus B and alpha is equal to 0, ये आंसर होगा फाइनल? सी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, Okay, sir. वो A माइनस बी होगा जब A बड़ा होगा B से, तो और तब नेट A की तरफ होगा तो अल्फा 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा हमने एक साथ डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और अगर B बड़ा हुआ तो B की तरफ हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड तो B माइनस A हो जाएगा और अल्फा 180 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ड्रॉ करके बता दोगे एक बार दोनों को? बिल्कुल, इसको आराम से देख सकते हो। जैसे मान लो ये A है, हाँ, और B है ऐसे, तो इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये दो वेक्टर हैं, कॉमन टेल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर A बड़ा है तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? A minus B. A माइनस बी A की तरफ। लेकिन अगर B बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. B minus A. Sir, but ये alpha 180 कैसे हो जाएगा मतलब? ये मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर B छोटा है A बड़ा है तो नेट किधर होगा? A की तरफ होगा। Yes, sir. तो यहाँ अल्फा मैंने किसके साथ डिफाइन कर रखा है? Sir, A. A के साथ। तो अगर वेक्टर A की तरफ है तो इसका मतलब बताओ A के साथ क्या एंगल है? 0. 0। और अगर मान लो B बड़ा हो गया तो नेट किधर आ जाएगा? ठीक है सर, वो ऑपोजिट 180 जाएगा। ओके सर। हाँ, वही बताया मैंने। ठीक है, यस सर। क्लियर है? जो भी डाउट रहे ना एकदम पूछ लिया करो। ठीक है, तुम्हारा जो समझने का एबिलिटी है ना, वही तुम्हारी समझ है। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि क्लियर रहेगा तभी बाद में तुम अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी लर्न दिस पॉइंट ओनली टू अप्लाई। ठीक है, सो एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है, बट मेमोराइज करने से भी एक फायदा ये होता है कि ध्यान पे रहता है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर।
ओके, ये स्पेशल केस 2 हो गया। इसी तरह से स्पेशल केस 3 आता है। 3 क्या होता है देखो, हटा दो इसको। स्पेशल केस 2 इज डन एवरीवन। Yes, sir. Sir, नाउ वी आर मूविंग टू स्पेशल केस 3। सर 1 अब में क्या था, एक बार आप बस शॉर्ट में बता दोगे? ये 1 में था थीटा 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर एक तरफ थे, तो रिजल्टेंट a प्लस बी हो गया और डायरेक्शन भी उन्हीं की तरफ है, तो अल्फा 0 हो गया। ठीक है, यस सर। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2। स्पेशल केस 3 है, उसमें थीटा क्या है, 190 डिग्री है। तो इसमें जहां जहां जो चेंज आएगा उसको हम लोग करते चले जाते हैं। देखो अब क्या होने जा रहा है, देखो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या मतलब होगा भाई, ए एंड बी क्या हो जाएंगे? perpendicular. Perpendicular to each other. हाँ, तो सी क्या हो जाएगा बता सकते हो? मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? Under root a square. A square plus B square. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अल्फा क्या हो जाएगा? एंटी B by A. tan इनवर्स बी बाई ए, मतलब tan अल्फा हो जाएगा बी बाई ए। क्यों? देखो साइन 90 तो होता है 1 और cos 90 हो जाता है 0, तो tan अल्फा हो गया बी बाई ए, तो अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स बी बाई ए, है ना? सर ये समझ नहीं आया सर। कुछ नहीं, देखो ऊपर में जो रिजल्ट लिखा है ना उसमें बस वैल्यू पुट करते जाओ। इसमें थीटा अगर मैं 90 पुट कर दूंगा तो cos 90 क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? सर वो 0 हो जाएगा पूरा। ये वाला 0 हो गया तो रिजल्ट क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया ना। ओके, अब यहाँ आओ, थीटा अगर 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1, और कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा, तो ये बी बाई ए हो जाएगा ना। यस सर। तो अल्फा क्या हो जाएगा? ओके सर, समझ गया। ठीक है ना? यस सर। Sir, ठीक है, हाँ बोलिए, बताइए। डन? Yes, sir. Done. हाँ, अब देखो एक चौथा स्पेशल केस है, ठीक है, फोर्थ स्पेशल केस है। क्या है, लिख ले। थर्ड, सब नोट करते चले जाना तुम लोग, सबको मैं अभी अप्लाई करवाऊंगा तुमको प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है ना भाई? yes. ओके, Yes, sir. हाँ, ये सारी बातें अभी हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू लगाएंगे। देखो बोर्ड में और यहाँ पे आईपैड पे ये फायदा हो जाता है। आईपैड में ये फायदा ये है कि आप पार्शियली हटा करके काम चला सकते हैं, ठीक है ना? बेसिक चीज वही है, उसी चीज को डिस्कस करें और स्पेशल केसेस डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो तुम ये वाले सारे नोट करते चले जाओ, तो हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। चलें आगे बढ़े। Yes, sir. और इन सब के डायग्राम तुम चाहो तो साथ में बनाते चले जाना, ठीक है? ओके, Yes, sir. मैं डायग्राम बना दूं या काम बना लोगे तुम? सर 90 वाले में मतलब ऊपर की तरफ दोनों पॉइंट कर रहे होंगे ना ऑपोजिट उसमें। हाँ देखो 90 वाले में ये डायग्राम हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, यस सर। और जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे हो जाएगा। सर अगर इसमें ऐसे होता कि दोनों ही आपस में ऐसे पॉइंट कर रहे होते, क्या क्या फिर से बोलो? मतलब सर इसमें तो जैसे ऑपोजिट जा रहा है ना ये ए और बी, अगर एक ही तरह एक पॉइंट पे मिल रहे होते ये जो वर्टेक्स है उसी में नहीं उनका नहीं डायरेक्शन। नहीं, देखो एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में। ये बताओ वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करता है बोर्ड पे या कॉपी पे, वो कौन करता है? एरो। वो कौन करता है? हम करते हैं ना भाई। यस सर। जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं कि इस टाइप केसेस में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों को कॉमन टेल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मान लो कॉमन टेल के साथ नहीं करें, कंजुगेटिव ऑर्डर में करें, तो कैसे होगा? तो वो भी देख लो। ये ए है, मान लो ये बी है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है, यस ऐसे हो गया, ठीक है? दोनों एक ही बात है, ध्यान से देखो।
ठीक है, ये अल्फा है हमारा। सर तो इस वाले केस में हम ट्रायंगल वाला लगाएंगे और मतलब फॉर्मूला तो सेम ही होगा दोनों केस में, उसमें हम हाँ, पैरेललोग्राम। एक्चुअली देखो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं, रिजल्ट तो हमेशा सेम ही होना है ना भाई। हाँ सर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ भी तो हमने ट्रायंगल से ही तो प्रूव किया था। यस सर, यस सर। पैरेललोग्राम की लॉ के रिजल्ट की बात करें या ट्रायंगल लॉ की बात करें, दे ऑल आर द डिफरेंट वे टू से सी द सेम थिंग, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो वही होना। सर हम जो एंगल लेते हैं थीटा, वो ट्रायंगल के कौन से पार्ट का एंगल लेते हैं जो वेक्टर्स आपस में बना रहे देखो हैं? थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच का एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, उनके एरो डायरेक्शंस के बीच का एंगल। ठीक है, यस सर। तो एरो डायरेक्शन के बीच में, जैसे इस केस में अगर मैं कहूँ ये थीटा कौन सा है तो क्या बोलोगे? अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो बताओ इसमें थीटा का मतलब क्या हुआ? less than 90 degree. ये हो गया थीटा। ठीक है, सर ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स मीन देयर एरो डायरेक्शन, तो इसका एरो डायरेक्शन तो ये है ना भाई, एक एरो डायरेक्शन ये है ना। यस सर। यहाँ एंड करें या यहाँ एंड करें, बात तो एक ही है ना भाई, समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये वाला यहाँ, केस नहीं समझ आया। हाँ मैं वही समझा रहा, देखो मान लो अगर ये डायरेक्शन x प्लस एक्स है, तो ए का डायरेक्शन क्या हुआ, आई क्या हुआ? यस सर। और अगर मैं इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? तो सेम ही होगा। तो फिर यानी ऐसे कर देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, नहीं सर। ये ए है तो ये भी ए है। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो ये ए है, ये ऐसे नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि whenever I say angle between two vectors, it means the angle between their arrow directions। ठीक है, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो एरो है, उनके बीच के एंगल को ही हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। यस सर। डन? यस सर। हाँ, तो अभी देखो तीन स्पेशल केस किए, क्या क्या? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और perpendicular। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है भाई? सर एक और चीज, सर जो हम अल्फा एंगल ये लेते हैं, ये हम ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं या फिर मतलब किस? नहीं, जो हमने इस फार्मूले में अल्फा लिखा है वो किसके साथ लिखा है? देखो यहाँ पे डायग्राम में ये एंगल लिया है मैंने, किसके साथ लिया है? ए के साथ। ठीक है, तो इस फार्मूले में ए के साथ है। ठीक है, अगर तुम बी के साथ लोगे तो फिर फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, जहां बी है वहां ए आ जाएगा, जहां ए है वहां बी आ जाएगा। तो बताओ अगर ये एंगल अल्फा डैश कहूं तो tan अल्फा डैश के लिए क्या फार्मूला बनेगा? अभी डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पे अल्फा डैश डाल दिया, बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल डाल दिया, तो अब बताओ क्या फार्मूला में क्या चेंज आएगा? tan अल्फा डैश क्या लिखेंगे हम लोग? सर वो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम सोचो जैसा मेरे लिए ए है वैसा ही भी है, अगर मैं ए के साथ अल्फा ले रहा हूँ तो मेरा tan अल्फा क्या है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो किसी न किसी को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना रेफरेंस के लिए, तो ए को ही कर लेते हैं। ठीक है ना भाई? ऐसे भी ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो इसलिए ए का अधिकार पहले हो गया ना, या अदरवाइज हम यूं बोलोगे कुछ ना कुछ कन्वेंशन तो बनाएंगे ही ना भाई स्टडी करने के लिए। ठीक है, Yes sir. हाँ, तो ये तीन स्पेशल केस हो गए और ये क्लियर है। अगर तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सबको अप्लाई करना है हमको, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा दिया, आपने कुछ पॉइंट लिख लिए और उनको रट लिया। बेसिकली जब हम उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे ना तब जाके वो अलाइव होगा। ठीक है, तो समझना जरूरी है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमको अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir। मैं सारे स्पेशल केस पहले कर लेता हूँ एक बार, उनको अप्लाई करवाता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल केस 3। नाउ आई मूव फॉर स्पेशल केस 4। ओके, ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम मुझे बताओगे, राइट? ठीक है,
स्पेशल केस 4 ये है कि इफ द वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएं तो क्या होगा, ये है फोर्थ केस। तो ये जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया है वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। नहीं, ध्यान से बताओ। रोम्बस। रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस बन जाएगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के लगातार साइड अगर इक्वल हो गए तो वो तो रोम्बस बन जाएगा ना भाई, क्योंकि सामने वाले तो इक्वल होते ही हैं, और लगातार अगर इक्वल हो इसका मतलब चारों इक्वल हो गया ना। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो मेरा पहला कंक्लूजन है फोर्थ केस ए इक्वल टू बी। ठीक है, पैरेललोग्राम बिकम्स व्हाट? रोम्बस। पैरेललोग्राम बन गया रोम्बस। क्या मतलब हुआ? पैरेललोग्राम रोम्बस बन गया तो क्या मतलब हुआ भाई? सर उसमें ए या बी की तरह ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में, तो नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अभी, रुक जाओ, अभी आता हूँ उस पे। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री को यूज करके मैं बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा। पता है, जानते हो रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस का डायगोनल क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं, आपस वो में बाइसेक्ट करते हैं वो। बाइसेक्ट each other at 90 degrees. डिसेक्ट करते हैं। रोम्बस का डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री तो रेक्टेंगल में होता है। यस सर, वो अपने आप को जब बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल तो 90 होता है, वैसे तो हाँ, एंगल तो अब ये बताइए, अगर एंगल बाइसेक्ट करता है इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? सर θ/2। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। ठीक है भाई? ओके, और अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये O है, ये A है, ये C है, ठीक है, तो अब ये वाला बताओ, ये बात बताओ कि ये जो OAC है कैसा ट्रायंगल बन गया? OAC कैसा ट्रायंगल बन गया भाई? आइसोसेलेस। हाँ, तो अब आप बताइए कि ये एंगल अगर अल्फा जो कि θ/2 है तो ये क्या हो गया? θ/2। अल्फा ही हो गया ना। तो अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं यहाँ पे, ये मान लो n है, तो अब ये जो OAN और ACN है वो कैसे ट्रायंगल हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ ON इक्वल टू NC? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ON इक्वल टू NC इक्वल टू C/2? सर इसको तो हम उससे भी प्रूव कर सकते थे कि वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो एन पेयर जो मीट करेगा। हाँ ठीक है, तो ON इक्वल टू NC इक्वल टू C/2, ये कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, ये बताओ, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, OAN को, डू यू नो OA? यस सर। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ON? OA इसका हाइपोटेन्यूज है और ON इसका परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, बेस है। OA हाइपोटेन्यूज है और ON पर बेस है ना? यस सर। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल OAN है, OAN में OA तो हाइपोटेन्यूज है, और ON क्या है? सर ये वो हो जाएगा ए कॉस अल्फा। यस यस यस, A cos अल्फा। क्यों cos अल्फा? क्योंकि बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है ना। यस सर। तो अब बताओ मेरा C क्या आ गया इससे? इसका मतलब ये हो गया C इक्वल टू 2A cos अल्फा, और अल्फा क्या है? θ/2 है, तो ऐसे लिखते हैं क्या? ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यस सर।
यानी अगर हमारे पास जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है उनके मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस हो जाएगा और जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल है तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2a cos थीटा हाफ और जो उसका डायरेक्शन है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल को। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का है? Can we have the case in which the two vectors are of same magnitude and their resultant is also of same magnitude? No, sir. सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम हो? ऐसा नहीं, नहीं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ कैसे सेम हो सकता है? ठीक है। तो सर वो मैग्नीट्यूड में तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा वो। हाँ, तो इसके बताओ, इसका मतलब हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का कब पॉसिबल है? दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का है तो ऐसा कब पॉसिबल है? मतलब उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। नहीं 60 नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 90. नहीं, देखो इसमें अगर मैं सोचो ये जो फॉर्मूला है मेरा ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, उसमें थीटा अगर 90 दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो इसमें अगर थीटा 90 दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? √2 या नहीं आ जाएगा इस फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं थीटा 90 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? सर यस सर √2a आ जाएगा। हाँ, तो मुझे ए चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर चाहिए हमको। तो कब होगा ऐसा? सर 120 डिग्री पे। यस, बिल्कुल सही। देखो cos थीटा बाई 2 को हाफ होना चाहिए, तो थीटा बाई 2 आ गया 60 डिग्री, यानी थीटा हो गया 120 डिग्री। तो ये ध्यान देना, इसको स्पेशल केस है। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का सिर्फ एक ही केस में होता है। कब? और जब थीटा 120। हाँ, यानी करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाए। ठीक है। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर हो जाता है। ठीक है। और सर हाँ, सर इसमें हमारा डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा? तो बताओ, ये बताओ, तुम बताओ। अल्फा क्या है? थीटा के टर्म में क्या आंसर आता है अल्फा? लिखा तो है यहाँ पे सर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो 120/2 कितना होगा? 60। नहीं सर मैं इस केस में नहीं कह रहा सर, जैसे आपने फॉर्मूला बनाया ना c = 2a cos थीटा बाई 2। हाँ, तो ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हुआ ना, और एंगल तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 है ना, इसी को तो मैंने यूज किया था। सबसे पहले मैंने इसी को तो अप्रोच किया था। यस सर ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, इसी से तो मैं इसको डिराइव किया हूँ। यहाँ तो यही एडवांटेज है ना कि जैसे हमारा जो पैरेललोग्राम रोम्बस बना वैसे ही मुझे पता चल गया कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ, इसका अगर मैं इस स्पेशल केस का डायग्राम देखूं तो कैसा होगा? देखो ये ए है मान लो, एक मिनट रुक जाओ। ये अगर ए है और ये बी है
ये सी है, ठीक है। ये देखो इनके बीच का जो एंगल है ना 120 हो गया। कितना हो गया दिख रहा है? थीटा 120 दिख रहा है ना? ये ए ये बी 120 दिख रहा है, और ये है सी, और सी ए के साथ ये अल्फा हो गया हमारा। अल्फा कितना हो गया? θ/2। समझ में आ रहा है? ये थीटा है हमारा और ये अल्फा है। अल्फा कितना है? 60 डिग्री। दिख रहा है डायग्राम? देखो ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरा डायग्राम बना दो क्या? यस सर, वो दिख नहीं रहा। ओके, मैं फिर एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? ओके, देखो ध्यान से। लो इसी रिजल्ट का मैं दूसरा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। देखो ये ए है, अब दिख रहा है? यस सर। ये बी है और ये सी है, ठीक है भाई? तो आप बताइए यहाँ ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 120, ठीक है। और ये एंगल कितना है? ये हो गया 120 डिग्री। और ये कितना है? ये कितना है? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है? डन? समझ में आ रहा है? हाँ क्यों भाई, क्लियर है? ए और बी का रिजल्टेंट और ये सी 60 डिग्री का एंगल, ठीक है? डन? यस सर। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया। तो ये देखो 4 स्पेशल केस की चर्चा की अभी हमने, राइट? यस सर। ठीक है, ओके। और एक और स्पेशल केस है, क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? Can the resultant of two vectors can be perpendicular to one of it? Yes, sir. यानी अल्फा 90 डिग्री कब होगा? वो 180 होगा जो। ये मेरा क्वेश्चन लगता है तुम समझ नहीं पाए। क्वेश्चन है क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट, can the resultant of two vectors be perpendicular to one of it under what condition? और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तब। हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन थीटा की क्या कंडीशन होनी चाहिए? और एक्यूट एंगल। नहीं, अच्छा ये बताओ, मैं कह रहा हूं कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो मान लो ए के परपेंडिकुलर है, किसके? एक है। तो अल्फा कितना हो गया? 90। तो टेन अल्फा कितना हो गया? 720। तो टेन अल्फा अगर इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0। 0। यानी कंडीशन क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा को 0 होना चाहिए। यानी कॉस थीटा कितना आना चाहिए? एक बार दिखा दीजिए। आ रहा है समझ में? सर cos थीटा कितना आना चाहिए? माइनस ए बाई बी, यानी थीटा 90 से ज्यादा होगा। यानी अगर मैं डायग्राम वाइज देखूं तो ये है डायग्राम हमारा। डायग्राम के हिसाब से सोचो तो ऐसा डायग्राम होगा भाई।
ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये मेरा रिजल्टेंट है आर। ठीक है भाई, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? दिख रहा है डायग्राम? क्यों भाई, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया दिख रहा है? ये आर या रिजल्टेंट या सी है, इसको सी बोलो या आर बोलो, रिजल्टेंट जो भी बोलो, ठीक है? ओके। अभी ये थीटा हो गया, तो थीटा कितना हो गया? 90 से ज्यादा हो गया ना, तो कॉस थीटा निगेटिव इसलिए तो आ रहा है। सर आपने ये निकाला कैसे कि 90 से बड़ा होना चाहिए, मैं समझा नहीं। अच्छा, मैंने ऐसे नहीं, मैंने सोचा रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है तो अल्फा 90 हुआ। यस सर। तो अल्फा अगर 90 हो गया तो डिनोमिनेटर 0, ये 0 हो गया ना? यस सर। ये 0 हो गया तो cos थीटा क्या आ गया? -a/b। cos थीटा निगेटिव कब होता है? cos थीटा कब निगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। हाँ, मतलब सेकंड से ज्यादा एंगल जब दो वेक्टर के बीच में बात करते हैं ना, तो हम तो 180 से ज्यादा की बात ही नहीं करते, क्योंकि जो दोनों तरफ से जो छोटा एंगल होगा उसकी बात करेंगे, तो मैक्सिमम वो 180 हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में तो नहीं है, तो एंगल क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में सर। बस, तो इसका मतलब 90 से ज्यादा एंगल है। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल विजुलाइजेशन मैंने किया। ये मान लो मेरा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का ही ना भाई। ये ए है, ये आर है, तो इसका मतलब यही बी है। नहीं, सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा नॉर्मल एक्यूट एंगल बने और 90 आ जाए रिजल्टेंट? नहीं हो सकता ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 से कम होगा तो रिजल्टेंट कभी भी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, तो रिजल्टेंट तो हमेशा इनके बीच में ही लाई करेगा ना भाई। अल्फा कभी भी थीटा से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना भाई। तो अल्फा 90 तभी होगा ना जब थीटा 90 से ज्यादा होगा। सर लेकिन जैसे हमने पिछला केस पढ़ा था जिसमें इक्वल था, वो उसमें तो सी नहीं था बीच में। क्या बात कर रहे हो? उसमें अल्फा थीटा बाई 2 नहीं था। यस सर, लेकिन हमने सी जैसे ड्रॉ किया था सर, आपने ये करा है लेफ्ट कॉर्नर में। हाँ, अरे तो यहाँ पे बी जो ऐसे ऐसे डायग्राम बी ऐसे कर लो ना, एक ही बात तो है, जैसा बी वो है वैसे ये तो पैरेललोग्राम के थ्रू देखा ना, अगर ट्रायंगल के थ्रू देखेंगे तो ये है ना हमारा, और ये थीटा है हमारा। ठीक है, यस सर, ठीक है। दिख गया? यस सर, यस। हाँ, तो देखो, एक ही चीज को देखने के दो अलग तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ना, सेम चीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, यस सर। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है भाई। यस सर। अब कहीं आगे बढ़े। बताइए। ओके। यस सर। हम्म, अब देखो, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए हमारे पास। ठीक है, अब अगली बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो नाउ मूव अहेड, राइट?
ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ, अब हम लोग इनको अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, जैसे ये सारी बातें तो मैंने थ्योरी समझा दी, अलग अलग तरीके से समझा दिए। अब इनको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिख लो। टू फोर्सेस each of magnitude 10 Newton are applied on a block of mass 5 kilogram. ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, acceleration of the block is found to be 2 meter per second square. ठीक है, acceleration of the block is found to be 2 meter per second square, right? यस सर। What is the angle of acceleration with F1? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना हाँ, सर, बताना क्या है? what is the angle of acceleration with F1? एक्सेलरेशन का एंगल क्या है F1 के साथ, ये बताना। हाँ, कैसे सोचा तुम बताओ। सर वो रिजल्टेंट भी सेम इक्वल आ रहा है, वो फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला लगा के दिखती है। बिल्कुल सही। क्या नाम है तुम्हारा? सर ऋषिक। ऋषित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसमें मास है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम जानते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नहीं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी क्या आ रहा है वो 10 न्यूटन ही आ रहा है। आ रहा है ना? यस क्यों भाई? Resultant force is also 10 Newton. Is that clear? सबको समझ में आ रहा है? क्यों भाई? देवांश क्लियर है? यस सर। जोशी जी, अनुभव जोशी, अर्पित यस सर। मुगदिल, कैसे प्रोनाउंस करते हो तुम अपना नाम जरा बताओ। अर्पित? Yes, sir. Arpit, how do you pronounce your name? Sir, Arpit Modgil. Modgil. Okay, Arpit is a very lucky name. You know why? No, sir. 2012 IIT topper was Arpit Agrawal. Okay. ठीक है, तो अच्छा है। ठीक है, वो भी बहुत प्यारा सा बच्चा था। ठीक है, तो अर्पित नाम से मेरे को बड़ा, जब भी देखता हूँ बड़ा मतलब लगाव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एनीवे तुम भी टॉप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। एनीवे, हैव यू गॉट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि मेरे पास दो फोर्स हैं और उनका रिजल्टेंट भी दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब वो स्पेशल केस बन गया। कौन सा? जब दो फोर्स, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और उनका रिजल्टेंट भी उसी का मैग्नीट्यूड का। कब होता है? जब उनके बीच का एंगल क्या हो? 120 हो, और करस्पॉन्डिंगली जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करेगा, यानी रिजल्टेंट का एंगल किसी एक के साथ क्या होगा? 60। तो अगर मैं F1 के साथ पूछूं चाहे F2 के साथ पूछता, दोनों में से दोनों के साथ एंगल तुम्हारा जो होता 60 हो जाता। ठीक है, तो आंसर आ गया 60। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर।
सारी बात समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल 120 हो। ठीक है, ओके। तो ये एक स्पेशल केस है। दूसरा स्पेशल केस है, बताओ। ठीक है, लिखो। ठीक है, सर एक बार वो वाला इक्विलैटरल वाला डायग्राम फिर से बना दो, तो मैं लिखना भूल गया था। तो ये अभी इसी केस में मैं बना देता हूँ। ठीक है भाई, ये मान लो F1 है, ये F2 है। ठीक है, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है, तो ये भी 10। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा 120 डिग्री, और ये हो गया अल्फा जो कि थीटा बाई 2 है। ठीक है, जो कि 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया, इस केस का डायग्राम हो गया, बाकी जनरलाइज डायग्राम बनाई लो। ठीक है, ओके। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन लिखूं लो अब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो हटा दे रहा हूं इसको अब। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। हाँ, देखो ये है, हमारे पास ना F1 है 10 न्यूटन। ठीक है, और F2 है 10√3 न्यूटन। कितना है? ठीक है, राइट। यस सर। हाँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इज फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू F1, sorry, acceleration is found to be perpendicular to one of the force. ठीक है, acceleration is found to be perpendicular to one of the force. ठीक है, यस सर। हाँ, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सर मास सेम है, ये 5 kg है। हाँ, मास 5 किलोग्राम दिया हुआ, मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है ना बोर्ड पे अभी, वो इसी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। मतलब मेरे स्क्रीन पे जो भी आ रहा है वो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? दो फोर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 10 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, और ब्लॉक का जो मास है वो 5 किलोग्राम है। और ये दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो इनमें से किसी एक फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो एक्सेलरेशन कितना है ये पूछा हुआ है। पहले तो ये बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो किसके परपेंडिकुलर होगा, F1 के कि F2 के? ठीक है भाई, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर है तो वो किसके परपेंडिकुलर होगा? सर F1। F1. क्यों? F1 क्यों, मतलब लॉजिक क्या है तुम्हारा, ये बताओ। सर बेस वाला ले लेंगे, मतलब किसी को भी बेस ले लेंगे हम, वही हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर। नहीं तो फिर तो कोई भी बेस हो सकता है, तो F2 बेस ले लो। देखो सीधी बात है कि रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर है ना तो हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड के वेक्टर के परपेंडिकुलर ही पॉसिबल है ना भाई? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि आप मान लो ये ए है, और ये आर है, ठीक है, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, ए प्लस बी आर, बी ऐसे होगा ना भाई, यस सर। बी इस ट्रायंगल का क्या बन गया, सर हाइपो। हाँ, तो ए हो गया बेस और बी हो गया, आर हो गया परपेंडिकुलर, तो बी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। यस सर। हाँ, यानी जब भी आप ये कहेंगे कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स, तो या रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर, तो ऑब्वियसली वो किसके परपेंडिकुलर होगा। सर शॉर्टर। हाँ बिल्कुल, यानी यहाँ पे ए हो गया F1 और बी हो गया F2। क्लियर है भाई। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो ए और बी का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, मान लो आर ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यस मान सर। लिया आर क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, तो ये ए है, ये बी है और ये आर है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में बी क्या बन गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी क्या बन गया भाई, परपेंडिकुलर की बेस की हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली आर और ए दोनों से बड़ा होगा ना भाई, ये आर हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो इन दोनों से ऑब्वियसली बड़ा होगा ना, यस सर। और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बी बन गया। यस सर। अगर रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो ए से ज्यादा ही होगा ना। यस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली किसके परपेंडिकुलर होगा, छोटे वाले के कि बड़े वाले के। सर छोटे वाले के। बिल्कुल, यानी यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि F1 है 10 न्यूटन और F2 है 10√3 न्यूटन, ठीक है, तो और रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली किसके परपेंडिकुलर होगा, छोटे वाले यानी 10 न्यूटन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। अब पूछा गया मैंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्लेशन पूछा है ना भाई, यस सर। तो बताओ क्या आंसर है। So what is the magnitude of acceleration? अरे बी का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10√3, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, सर 10√2 आएगा रिजल्टेंट फोर्स। 10√2, हाँ सही कह रहे हो, तो मास से डिवाइड कर देंगे 10, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड है 10,
ये जो बी है इसका मैग्नीट्यूड है 10√3। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और आर हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √10√3 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो 10√3 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या देगा? √3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और तो ये 10 हटा दो 8, तो 2√2। तो ये आ रहा है कितना? सर आपने है। ये किया कैसे सर, ये फॉर्मूला कैसे लगाया? ये कितना है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सर वही लगाया ना आपने, पाइथागोरस। हाँ और क्या, परपेंडिकुलर इक्वल टू √h² माइनस b²। रिजल्टेंट ही तो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो मैंने निकाल दिया। यस सर। नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 300। ये हो गया 100, तो 300 माइनस 100 का रूट कर दो, कितना आ रहा है? सर 10√2। हाँ, तो 10√2 तो नेट फोर्स आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया 10√2। तो इक्वेशन क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। ठीक है भाई? सर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना, वो a + b cos थीटा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। हम cos थीटा जानते हैं माइनस a/b होता है, यानी माइनस 10/10√3, यानी माइनस 1/√3 हो गया ना भाई। cos थीटा माइनस a/b होता है ना, cos थीटा कितना हो गया? -1/√3। हाँ, और हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो? √a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी 10² + 10√3 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10√3 into what? -1/√3, राइट? ये √3 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आ जाएगा 10√2। देख लो, चेक कर लो, सही है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। यानी फिजिक्स में हम लोग कई बार ना एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, तो जो तुम्हें इजीली दिख जाए। अब चूंकि यहाँ ये डायग्राम मैंने बना दिया था, तो मुझे बहुत आसानी से दिख गया, तो मैंने ले लिया इसको। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, और अगर मैं डायग्राम नहीं बनाया होता, ऐसे अप्रोच करता, तो मैं यूं अप्रोच कर लेता। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? यस सर। हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड F2? या एक्सेलरेशन और F2 के बीच का एंगल क्या है? इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता तुमसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड F2, तो क्या आंसर होता? बताओ। देखो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना। 1/√2। किधर? tan इनवर्स 1/√2। देखो ये तो आ रहा है क्या, ये आ रहा है, ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 10√2 ना, यस सर। और ये आ रहा है 10√3, राइट? ठीक है, तो एंगल हमको बताना है ना भाई। ठीक है, अच्छा ये 10√3 मैंने दे दिया ना, 20 दे दिया तो अच्छा एंगल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो ये वाला एंगल तुमसे पूछा जा रहा है, ये। सर इसमें tan वाला लगा के 1/√2 आ जाएगा, tan थीटा वो। हाँ हाँ, तो tan इनवर्स 1/√2 भी बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, डन। यस सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये सब बातें कर सकते हैं। ओके, तो आई होप इट्स डन, सबको समझ में आया? और नॉर्मल केस में मान लो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ए का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, और थीटा की वैल्यू दे दी जाए, तब तो आराम से सॉल्व कर लोगे ना भाई। यस ठीक है,
ओके तो देखो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी के बहुत सारे स्पेशल केस है जिसमें ये सब हैं। अब मैं एक अलग बात बताऊं जो नॉर्मली तुमको किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे दो वेक्टर हैं, ठीक है, और जो दूसरा का एंगल नहीं दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ए दिया हुआ है, टेन, कितना दिया है, 10। और बी दिया हुआ 5। बेसिकली आई विश टू से कि बी ए से छोटा है। मतलब जो एक्चुअली मैं देना चाह रहा था, यहाँ तो मैंने जो दिया है कुछ सोच के, बट बेसिकली मैं तुम्हें एक केस बताना चाह रहा हूँ। अगर बी ए से छोटा है, ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए। मतलब सी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ सी विथ ए। मतलब हाँ, अल्फा मैक्स बताना है। 180। नहीं, ध्यान से सोच के जवाब दो। अगर सी ए प्लस बी है और ए 10 है और बी 5 है, तो व्हाट इज अल्फा मैक्स। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, उनके बीच का एंगल नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी द एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ लार्जर वेक्टर। ओके सर। मतलब ये बात है हमारे पास। बेसिकली इसको ही इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने 10 और 5 ले लिया। मतलब दो वेक्टर में बी छोट स्मॉलर देन ए, बी इज magnitude of b is less than a, so what is the maximum possible angle of resultant with a। या ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री मेथड है जिसको नॉर्मली लोग कहीं डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है क्योंकि अदरवाइज लोग ना इसको मैथमेटिकली बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, और इसका बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। आगे जब जाओगे तुम लोग रिलेटिव मोशन वगैरह पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि बड़ा एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसमें b इज लेस देन a है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद a। सर ये, सर मैं गलत हो सकता हूँ सर, इसमें ये होगा tan इनवर्स 3/10। tan इनवर्स 3/10 tan इनवर्स सर, 3/10। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, नहीं सर 3/10 में, एक मिनट सर। सर 1/2 आएगा। सर सुन रहा हूँ। सर 1/2 आएगा, tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 नहीं आएगा। मैं बताऊं, तुम थोड़ी सी गलती कर रहे हो। सर बहुत कुछ तुम अप्रोच कर रहे हो, कुछ छोटी सी गलती कर रहे हो तुम, एक मिनट सर। जो तुम्हारे आंसर से पता चल रहा है। सर tan इनवर्स 2 होगा। नहीं नहीं, साइन इनवर्स 1/2 आएगा, यानी 30 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये नॉर्मली मैं अपने बिल्कुल बेस्ट ब्रेन्स को ही बताता हूँ, ठीक है, बट मुझे लगता है कि दिस इज द वे व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन एनालिसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कराऊं? यस सर। हाँ, ये देखो, मान लो ये ए है, ठीक है, ओके, तो बताओ यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या दिया है, कुछ दिया है? बोलो।
नहीं सर। नहीं दिया हो तो बी का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, यस सर। ऐसे हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है ना क्या? Yes. यानी जो बी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है वो तो इस सर्किल पे कहीं भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा यहां से ओ से लेके बी के एंड को ज्वाइन करेगा। क्या? यस यानी सर। एक एंड तो यहाँ होगा, दूसरा एंड कहाँ होगा? इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी होगा। यस सर। तो बताओ, अगर मैं ओ को इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन करता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कब मिलेगा मुझे? मान लो ये पॉइंट पी है जो कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन दिस एंगल विल बी मैक्सिमम, ये ना अल्फा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगी? जब ये टेंजेंट हो जाएगा, यस है ना? सर। हाँ, ये मैक्सिमम पॉसिबल वाला केस है। ठीक है भाई, ये अल्फा मैक्स का डायग्राम है, समझ में आ रहा है क्या? इन द केस ऑफ अल्फा मैक्स जो रिजल्टेंट का एंगल होगा ए के साथ वो तब होगा जब वो टेंजेंट बन जाएगा सर्किल पे। ठीक है भाई? यस सर। और ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो 90 डिग्री हो गया ना भाई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। ये क्या? ए है। तो बताओ साइन अल्फा मैक्स क्या आ गया? बी बाय ए। समझ में आ रहा है? अरे भाई, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया बी, ये हो गया ए, और अल्फा मैक्स के लिए तो यही डायग्राम है ना, जब ये रिजल्टेंट टेंजेंट बन जाए सर्किल पे। यस सर। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो साइन अल्फा मैक्स आ गया हाफ। कितना आ गया? 1/2। हाँ, तो अब आप बताइए मुझे कि मैक्सिमम एंगल क्या आएगा? 30। 30 डिग्री। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए। क्लियर है भाई? सर हाँ सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे जो आपने tan अल्फा वाला फॉर्मूला बताया? हाँ, वो किया जा सकता है लेकिन वो काफी लंबा होगा, उसको डिफरेंशिएट करके करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल निकालेंगे नहीं। यस। हाँ ठीक है, वो लंबा हो जाएगा लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब ये बड़ा आसान तरीका है इसको समझने का। मजा आया तुमको समझ में? ज्योमेट्री है। यस सर। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान देना कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल फिक्स ना हो तो ग्रेटर वेक्टर के साथ मैक्सिमम एंगल क्या होगा? साइन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है भाई? यस सर। ओके। हाँ, और स्मॉलर वेक्टर के साथ तो किधर भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ओके, स्मॉलर वेक्टर के साथ तो कैसा भी हो सकता है एंगल। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी। ओके राइट, मतलब स्मॉलर वेक्टर के तो अपोजिट भी हो सकता है, ग्रेटर के अपोजिट कभी नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम एंगल का जो कैप है वो किसके साथ है? रिजल्टेंट का, ग्रेटर के साथ। स्मॉलर के साथ कोई कैप नहीं है, स्मॉलर के साथ तो अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है? स्मॉलर ओके, में तो 0 ही होगा। हाँ, जीरो भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे मान लो ये बी हाँ है सर 0। हाँ सर और ये ए है। opposite। ठीक है, ये बी है, ये ए है, तो पूरा का पूरा ए की तरफ आ गया तो 180 डिग्री एंगल हो गया ना भाई। हाँ सर। तो स्मॉलर वाले के साथ कोई कैप नहीं है, मैक्सिमम 180 तक जा सकता है। लार्जर के साथ लेकिन कैप है, साइन अल्फा मैक्स इज साइन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है? सर अगर ए बड़ा होता तो नहीं होता क्या? ए बड़ा होगा तो ए के साथ जो एंगल होगा रिजल्टेंट का उसमें कैप होगा। सर मैं समझा नहीं क्या आप वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि
जो दो वेक्टर है ना हमारे पास, में कोई एक बड़ा होगा ना, कोई छोटा होगा ना। यस सर। तो छोटे वाले के साथ तो कोई भी एंगल बना सकता है रिजल्टेंट, 180 भी बना सकता है। मैं समझा नहीं। मान लो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी से, तो रिजल्टेंट किधर होगा बताओ? सर ए की तरफ। ए की तरफ हो गया ना। तो बताओ बी के साथ क्या एंगल बना रहा है? 180। तो जब 180 बना रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली अपोजिट आ गया ना, तो कोई अपर लिमिट है क्या? नो सर। नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूँ, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें बताया ना कि ए के साथ मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना है, साइन इनवर्स बी बाई ए बोला था ना भाई। यस सर। तो ये जो कैप की बात मैं कर रहा हूँ, अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ, वो किसके साथ डिफाइंड है? रिजल्टेंट का मैक्सिमम एंगल विद द वेक्टर किसके साथ डिफाइंड है? ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले के साथ ना भाई। यस सर। स्मॉलर के साथ तो कुछ भी एंगल पॉसिबल है। अब क्लियर हुआ? सर उस वाले केस में हम ग्रेटर बी ले रहे थे। ग्रेटर भी नहीं ले रहे ना, हम यही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम एंगल डिफाइन ही ए के साथ, ए बड़ा लिया था ना हमने, ए 10 लिया था। अच्छा हाँ, अच्छा सर आप कह रहे हो बी के साथ कोई डिफाइंड नहीं। हाँ ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले के साथ कोई डिफाइन नहीं है, वो तो कुछ भी एंगल हो सकता है, यस बड़े वाले के साथ ही कैप होगा, ठीक है ना? यस सर, समझ गया। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जानते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? क्या है? आप बी को नहीं ऐड करके माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, यानी ए माइनस बी अगर आपको लिखना है, मान लो सी डैश है, सी डैश इज ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ए प्लस माइनस बी, ठीक है? यस सर। यानी इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एडिशन, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक क्या? इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एडिशन की तरह ही है भाई, खाली आपको बी को नहीं ऐड करना, माइनस बी को ऐड करना, ठीक है? यानी ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये माइनस बी है, तो आपको पैरेललोग्राम कौन सा बनाना है, ए और बी वाला या ए और माइनस बी वाला? जब ए माइनस बी निकालना है, यानी सी डैश निकालने के लिए कौन सा पैरेललोग्राम यूज करना है, ए और बी वाला है कि ए और माइनस बी वाला? बताइए। हाँ बस यही डिफरेंस आएगा कि वहां जब हम लोग ए और बी वाला पैरेललोग्राम यूज कर रहे थे, यहाँ ए और माइनस बी वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और ये हो गया सी डैश हमारा, ये मान लो पॉइंट सी डैश है और ये सी डैश वेक्टर हो गया, समझ में आ रहा है? तो बताओ सी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे बताओ, मैग्नीट्यूड तो जो बी का है वही माइनस बी का है, लेकिन ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। हाँ, क्योंकि वहां पे cos थीटा नहीं लेके आप cos 180 माइनस थीटा लेंगे, और जब आप cos 180 माइनस थीटा लेंगे तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? cos माइनस थीटा। माइनस cos थीटा हो जाती है ना, cos, ठीक है? क्या हो जाती है? माइनस cos थीटा। तो बताइए क्या आंसर है? सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी नेगेटिव होता है तो उससे नेगेटिव भी हो जाता है। नहीं, बी तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड आता है ना, तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता ही नहीं है। यहाँ पे cos 180 थीटा माइनस cos थीटा हो, इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आता है वो तो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और तो जो मैग्नीट्यूड तो प्लस बी का है वही माइनस बी का है, ठीक है? इसलिए बी में माइनस नहीं डालना है। एक्चुअली फंडामेंटल बात ये है कि cos 180 माइनस थीटा यूज किया है, जो कि माइनस cos थीटा होता है, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है? ओके? यस सर। हाँ, जानते हो कई बार ना रिजल्ट गलत तरीके से भी आ जाता है, लेकिन गलत तरीका ना अपने आप में एक गलत कॉन्सेप्ट डेवलप कर देता है। तो कई बार हो सकता है कि बाई चांस आपका वो रिजल्ट उस समय सही दे दे, लेकिन साथ ही साथ वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट अगर क्रिएट हो जाएगा तो कहाँ आपको मारेगा पता नहीं, ठीक है? हो सकता है जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो वहां आप गलत करके आ जाओ, ठीक है? तो हर एक चीज का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
आंसर क्या आ रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स उसी पे मिल रहा है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ मैंने तुमको टोका, माइनस बी यहाँ नहीं रख देना, क्योंकि यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड है, क्या है, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ निगेटिव क्यों आया कि cos 180 थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, अब अगर मैं इस रिजल्टेंट के एंगल को ए के साथ अल्फा डैश कहूं तो बताओ tan अल्फा डैश का क्या क्वेश्चन बनेगा? इस एंगल को अगर मैं अल्फा डैश कह दूं, यानी ए और बी का रिजल्टेंट को अल्फा नाम दिया था, यहाँ पे अगर अल्फा डैश नाम दे दें तो बताओ क्या बनेगा? क्या आएगा भाई? b sin theta divided by a minus b cos theta। बिल्कुल सही, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यस ठीक है, लेकिन cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस cos theta। माइनस cos थीटा। सो वी आर गेटिंग दिस राइट। यस सर। आ रही बात समझ में? तो जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b cos थीटा, और जो रिजल्टेंट होता है वो अगर अल्फा डैश बना रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी बातें वही हैं। अगर ऐसे केस में मुझे बताओ, अगर डिफरेंस में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बता सकते हो? तो रिपीट कर दोगे आपने क्या कहा? अगर ऐसे केस में ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी हो गया और ए और बी के बीच का एंगल थीटा भी दिया हुआ है, ए और बी बराबर हैं और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो सी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ। माइनस 2a cos theta by 2। हाँ, मतलब ए माइनस बी का मॉड चाहिए मुझे। सर माइनस मतलब ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, मतलब ये दिया हुआ है मुझे, बस क्वेश्चन में मुझे बस ये दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया है? ये बी है, ये ए है, ये थीटा है, और ए इक्वल टू बी दिया हुआ, ठीक है। पूछा है व्हाट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी, दिस इज द क्वेश्चन। बताओ, इन दो वेक्टर से मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो तो मुझे आता है निकालना। ए माइनस बी का माइनस मैग्नीट्यूड, 2a cos theta by 2। ध्यान से सोचो। यहाँ मुझे ए और बी का रिजल्टेंट थोड़ी ना निकालना है, ए माइनस बी का निकालना है। तो बताओ ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल अगर हम थीटा दिया हुआ है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा। नहीं, ए और बी के बीच ना थीटा दिया हुआ है, और ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ देखो माइनस बी तो ऐसे आ जाएगा ना भाई, यस सर। तो माइनस बी अगर ऐसे आ जाएगा तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा ना। यस सर। तो अब बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? यानी फॉर्मूले में जहां मैं थीटा ले रहा था वहां 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा ना भाई। ये है सी डैश, तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है ना। सर यानी sin कि theta by 2 हो जाएगा वो। हाँ, मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा दिस 2a cos 180 माइनस थीटा बाई 2। तो cos 180 माइनस थीटा बाई 2 का मतलब 90 9, माइनस थीटा by 2, तो सर sin theta by 2। हाँ, यानी मेरा फाइनल आंसर है 2a sin थीटा बाई 2। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यानी दो वेक्टर अगर से मैग्नीट्यूड के हो जाए और उनके डिफरेंस का अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो मेरा आंसर क्या है? 2a sin theta by 2। यस।
So if the two vectors have same magnitude and I am asked to calculate the magnitude of the difference, the answer is 2a sin theta by 2. Clear है भाई? सर जैसे हम ऐड करते थे तो ए और बी के बीच में कहीं पे आता था रिजल्टेंट, इसमें हमेशा उसकी लाइन में ही आएगा या a और माइनस b के बीच में आएगा? या सर जब हम ऐड करते थे तो ए और बी के बीच में आता था। हाँ, तो तो सर जब हम डिफरेंस कर देंगे तो a और माइनस b के बीच में आएगा। हाँ ठीक है सर, ओके। मतलब यहाँ अगर डिपेंडिंग ऑन थीटा, यहाँ 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 इसके बीच में ऐसे ऐसे। यस सर। ठीक है भाई? तो देखो, अब कहने का मतलब क्या है कि जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है, तो फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस ये है कि हम ए और बी को नहीं ऐड करके किसको ऐड कर रहे हैं, माइनस बी। बस। और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो वही है जो बी का है, खाली एंगल डिफरेंट हो गया बस। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, और बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, यहाँ भी वो वाला अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई? तुम लोगों को थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का आइडिया है? नहीं सर। तो अभी रहने दो, फिर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ तो अभी नहीं पूछता। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब देखो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कोई ज्योमेट्री दे दी गई है और उसके अलग अलग फॉर्म्स में री रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? यस सर। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो जरा। देखो, 6 vectors of equal magnitude consecutively represent the sides of a polygon. ठीक है, लिखे? यस सर। 6 vectors of equal magnitude consecutively represent क्या है? साइड ऑफ पॉलीगॉन। हाँ, consecutively represent sides of a polygon. ठीक है, तो कैसा पॉलीगॉन होगा भाई? 6 साइडेड। हाँ, और रेगुलर होगा? तो सर हेक्सागन। हाँ, तो रेगुलर होगा कि नॉन रेगुलर होगा? सर रेगुलर होगा। क्यों? सर इक्वल मैग्नीट्यूड है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। गिवन एज ए बी सी लाइक दिस, लास्ट वाला कौन सा होगा? ठीक है, उनका नाम क्या क्या दिया हमने? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, ठीक है। इट इज गिवन दैट डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बी। क्या ये गिवन है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये हमको दिया हुआ है क्या? डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू व्हाट? अल्फा बी। हाँ, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ अल्फा इज, 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, बताओ। ठीक है, 1 -2 3
-2 और 2, 4 ऑप्शन दिया, बताओ क्या आंसर होगा। ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टी चॉइस सिंगल करेक्ट। चलो ये होमवर्क है, ठीक है, ओके। तुम लोग जरा इसमें इसका सर हिंट दो। नहीं, बस यही क्वेश्चन है कि 6 वेक्टर्स ना रेगुलर पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 का सम को मुझे बी के टर्म में एक्सप्रेस